हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम देखेंगे द डिमांड स्केड्यूल, द डिमांड कर्व और हम देखेंगे व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। सो लॉ ऑफ डिमांड के साथ आप फेमिलियर हो गए ही कि जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि अगर हम डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले सारे फैक्टर्स को अगर हम अनचेंज रखते हैं तो प्राइस और कमोडिटी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है, इनवर्स होता है। मतलब अगर प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। प्राइस अगर डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड में बाकी सारे फैक्टर्स को अगर अनचेंज रखा जाए तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन कैसे होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। और इसे हम समझ सकते हैं डिमांड स्केड्यूल से। डिमांड स्केड्यूल हमारा क्या होता है, द टेबल दैट रिकॉर्ड्स क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। तो अभी हमारे सामने है डिमांड स्केड्यूल, जिसमें हमें पहले कॉलम में दिया हुआ है प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी इन रुपीज़ और यहाँ हमारे पास दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल इन केजी पर वीक। सो जब प्राइस हमारा 100 है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 15। प्राइस बढ़ गया 200 हो गया, क्वांटिटी गिर के कितनी हो गई, 11। प्राइस बढ़ गया 300 हो गया, क्वांटिटी फिर से फॉल होके 7 हो गई। प्राइस बढ़ गया 400 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो गई हमारी 3। क्वांटिटी डिमांडेड हो गई हमारी 3। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है कि प्राइस में चेंज आने के साथ साथ क्वांटिटी में किस तरह का चेंज आ रहा है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। और इस डिमांड स्केड्यूल के हेल्प से हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, हमारा ये जो डिमांड स्केड्यूल था इसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। ये हमारा प्राइस है और ये है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। और जब हम ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है विथ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये है इस तरह से जो डिमांड कर्व हमें मिला है वो इस तरह से मिला है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन भी रह सकता है, विद डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा लेफ़्ट टू राइट, और कर्व लाइन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लीकेबल रहेगा, फिर वो कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो। डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसका लेफ़्ट टू राइट तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ना वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये तो कभी हमने भूलना ही नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन कैसे होता है, इन्वर्स होता है। एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन अ रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है, चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी समझने के लिए ये एग्जांपल ले लेते हैं हम पेप्सी का और कोक का। पेप्सी का प्राइस पहले 90 रुपीज़ था और कोक का प्राइस था 20 रुपीज़। पेप्सी का प्राइस अभी 90 रुपीज़ ही है, लेकिन कोक का प्राइस हो गया, बढ़ गया है, अभी वो हो गया 25। तो अभी आप देखेंगे कोक में क्या हो गया, इसका प्राइस बढ़ जाने से क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, डिमांडेड कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोक का जो है एक्चुअल प्राइस चेंज हुआ है, लेकिन पेप्सी के साथ क्या हुआ है, पेप्सी का एक्चुअल प्राइस चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऐसे दिखेगा कि इसका जो कोक का सब्स्टिट्यूट पेप्सी हो सकता है, तो पेप्सी क्या हो गया है, चीपर हो गया रिलेटिव टू कोक। तो यहाँ पेप्सी का जो
एक्चुअल प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पेप्सी का रिलेटिव प्राइस चेंज हुआ है। पेप्सी का रिलेटिव प्राइस जो है वो चेंज हो चुका है, या इसे हम कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू कोक पेप्सी अभी क्या हो गई है, चीपर हो गई। मतलब इसका जो प्राइस है वो फॉल हो गया है। रिलेटिव प्राइस फॉल हो गया, तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। और ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सो देखा, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स में प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इन्वर्स रिलेशन मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लीकेबल रहेगा। अगर हम मैंगो की बात कर देते हैं, मैंगो अगर सपोज़ इनका प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है, लेकिन जो बाकी के जो फ्रूट्स है, इन फ्रूट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन क्योंकि मैंगो का प्राइस जो है वो फॉल हो गया है, तो हमें ये वाले जो बाकी के फ्रूट्स क्या लगेंगे, हमको अभी कॉस्टलियर लगेंगे एज़ कम्पेयर टू मैंगो। तो यहाँ पे बाकी के फ्रूट्स का रिलेटिव प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, जिस वजह से इनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से हमें कौन सा रिलेशन मिल रहा है, इन्वर्स रिलेशन मिल रहा है प्राइस और कमोडिटी डिमांडेड का। तो यहाँ पे भी हमारा स्लोप कैसे रहेगा, डाउनवर्ड्स ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं कि अगर मैंगो का जो प्राइस है वो कम हो गया, मैंगो का प्राइस सपोज़ पहले मैंगो का जो प्राइस है, सपोज़ अब 100 रुपीज़ में पहले आते थे 6 मैंगो, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी 100 रुपीज़ में मिल रहा है 12 मैंगो। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो गया है मैंगो का प्राइस हो गया है यहाँ पे फॉल हो गया है। और यहाँ पे जो रियल इनकम है कंज्यूमर की, रियल इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। रियल इनकम का बढ़ जाना मतलब क्या हो रहा है कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या हो गई, बढ़ गई। परचेसिंग पावर कैसे बढ़ गई, पहले 100 रुपीज़ में 6 ही मिलते थे मैंगोज़, लेकिन अभी 100 रुपीज़ में क्या मिल रहे, 12 मैंगोज़ मिल रहे। तो 100 रुपीज़ का परचेसिंग पावर कैसे हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो अभी कंज्यूमर क्या करेगा, 100 रुपीज़ मैंगो की जो उसकी इनकम बढ़ जाने की वजह से वो जो मैंगो है वो ज़्यादा खरीदेगा, मतलब क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा डिमांड करेगा। वो मैंगो की भी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर सकता है, और दूसरे कंडीशन में वो और क्या कर सकता है कि उसका रियल इनकम बढ़ने की वजह से वो दूसरे कमोडिटी का भी डिमांड उसके लिए बढ़ सकता है। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट के साथ अगर रियल इनकम राइज हो जाती है, और क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, इनके बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ट्रू इन नॉर्मल गुड्स में। जो नॉर्मल गुड्स है उसमें रियल इनकम बढ़ने पर उसका क्वांटिटी डिमांडेड कैसे हो रहता है, बढ़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है जब इंफीरियर गुड्स हो तो इनकम राइज होने पे, रियल इनकम जो है राइज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइज नहीं होती है, वो फॉल हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है। यहाँ पे कंज्यूमर एक गुड्स से दूसरे गुड्स की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी जिस वजह से फॉल हो जाती है, और ये होता है इन्फीरियर गुड्स की वजह से। और इस तरह के इफ़ेक्ट, रियल इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड अगर फॉल होता है तो ये होता है नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट, ठीक है। और रियल इनकम अगर बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड अगर इंक्रीज़ ही हो रहा है तो ये होता है पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट। सो इसमें भी रियल इनकम बढ़ रहा है, मतलब उसका प्राइस जो है कमोडिटी का वो फॉल हो रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें भी हमें अगर पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट में हमें जो कर्व मिलेगा वो कर्व हमें डाउनवर्ड स्लोप ही मिलेगा, क्योंकि प्राइस और कमोडिटी के बीच का रिलेशन फिर से कैसे आ रहा है,
इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। फिर हम देखते हैं प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट ये सम होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को डिनोट किया SE से और इनकम इफेक्ट को डिनोट किया है IE से, ठीक है। और जब कभी प्राइस चेंज होती है, ठीक है, प्राइस चेंज होती है तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट कैसे ऑपरेट होते हैं? साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। सो इसमें प्राइस इफेक्ट में हमें 3 कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स ऑलवेज ऑपरेट इन अ मैनर सच दैट एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किस फॉर्म में मिलता है हमको? अगर प्राइस फॉल होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इसमें हमें स्लोप जो है वो डाउनवर्ड ही मिलेगा। इफ़ अलोंग विथ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के साथ इनकम इफेक्ट, वी टेक इनकम इफेक्ट एंड इफ़ इट हैपन पॉजिटिव, अगर इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में अभी प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएंगी, और इनकम इफेक्ट अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें भी प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी। तो इस तरह के पॉजिटिव रिलेशनशिप में हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कैसा रहेगा? डाउनवर्ड स्लोप ही रहेगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि गिवन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के साथ अगर हमारा इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो रहा है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो रहा है मतलब प्राइस अगर फॉल हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो भी फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। लेकिन इसमें अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अगर ज़्यादा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ओवरवेट्स और इट इज़ पावरफुल दैन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, तब भी हमारा जो कर्व है वो कैसा रहेगा? डाउनवर्ड स्लोप ही रहेगा। लेकिन गिवन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के साथ अगर इनकम इफेक्ट है ये आउटवेट होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट अगर आउटवेट हो जाता है, ये अगर आउटवेट है मतलब प्राइस अगर फॉल हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ डिमांड ट्रू नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें नहीं मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होता है। और ये कब होता है? इन केस वेयर नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज पॉसिबल व्हेन वी हैव गिवन गुड्स, ठीक है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट कब ज़्यादा हो जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स में? जब वो गिवन गुड्स होते हैं। गिवन गुड्स ये नाम पड़ा है रॉबर्ट गिफिन्स ने, जिसने हमें सबसे पहले बताया इस पैराडॉक्स के बारे में कि अगर प्राइस फॉल हो जाती है, फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट लीड टू द राइज इन डिमांड अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइज अगर नहीं हो रही है, तो ये कब होता है? ऐसे गुड्स को हम कहते हैं गिवन गुड्स। जैसे कि अगर देखते हैं राइस हो गया, वीट हो गया, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी कमोडिटी है। इसका प्राइस हमें जितना राइस लगता है उतना ही लगता है। इसका प्राइस बढ़ता भी है तो भी इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल नहीं होती है, और अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो भी इसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी इंक्रीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी का इनकम बढ़ जाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले वो 1 बोल राइस खाता था और फिर वो इनकम बढ़ जाने की वजह से वो 2 बोल राइस खाएगा। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी डिमांड प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड घटती नहीं है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गिवन गुड्स। तो इस कंडीशन में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो गाइस, हमने आज देखा लॉ ऑफ डिमांड, फिर उसमें हमने देखा डिमांड कर्व, डिमांड स्केड्यूल, और ये भी देखे कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्यों होता है। थैंक यू।